हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th पार्ट और द लास्ट पार्ट इसका डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हमें रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आज के वीडियो में वो होगा क्वेश्चन नंबर 15। A contract on construction job specified a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day at extra। मतलब मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले कि एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब दिया है मैंने कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए। अब यहाँ पे एक पेनल्टी मिलती है अगर मैं वर्क डिले कंप्लीट करता हूँ। कैसे? अगर फर्स्ट डे डिले किया तो 200, सेकेंड डे डिले किया तो 250 रुपीज़ अलग से, फिर अगेन नेक्स्ट डे करूँगा तो 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब पेनल्टी कैसे इंक्रीज हो रही है? सो द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द फॉर द preceding day. Now, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। मतलब हर दिन आपकी पेनल्टी 50 रुपीज इंक्रीज हो रही है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज के लिए वर्क को डिले करता है तो उसे टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा एज अ पेनल्टी। चलिए अब बात करते हैं कि पेनल्टी कैसे फाइंड करनी है। तो पहले मुझे पेनल्टी क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सो फॉर द अ पेनल्टी फॉर डिले कैसे गिवन है? सबसे पहले मुझे गिवन है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है पेनल्टी? ₹250 फॉर द सेकेंड डे। और लास्ट में क्या गिवन है? ₹300 फॉर द थर्ड डे। अब मुझे क्या करना होगा? फर्स्ट डे की पेनल्टी प्लस सेकेंड डे की पेनल्टी प्लस थर्ड डे की पेनल्टी, अप टू मुझे कितने डेज की पेनल्टी करनी होगी? 30 डेज की पेनल्टी। इसका क्या करना होगा? एडिशन। चलिए तो उसका क्या करेंगे? देयरफॉर टोटल पेनल्टी इज इक्वल टू क्या होगा? 200 प्लस 250 प्लस 300 अप टू 30 टर्म्स। 30 डेज मतलब 30 टर्म्स तक मुझे जाना होगा। चलिए अब आपको पता है ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म 200 होगा, डी क्या होगा? 250 माइनस 200 विच विल बिकम 50, और एन क्या हो जाएगा? 30। और मुझे क्या फाइंड करना है इसके लिए? सम। सो देयरफॉर यू कैन से हियर कि दैट a इक्वल्स टू 200, d इज इक्वल्स टू 50 एंड n इज इक्वल्स टू 30। चलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सम ऑफ n टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास? इट इज Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। सो मुझे क्या फाइंड करना है? n30 के लिए। देयरफॉर S30 को मैं लिख सकता हूँ S30 इक्वल्स टू 30/2 इंटू 400, 2a को मैंने लिखा है डायरेक्टली, प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 15। चलिए 30 माइनस 1 क्या होगा? 29। 29 इंटू 5 करना होगा, देखिए यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? 1450 और प्लस 400 होगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? देखिए फाइनल में आंसर ओके। तो ये आपको मिलेगा 15 इंटू 1850। ये मैंने कहा था कि 30 माइनस 1 मतलब 29 इंटू 5 हो जाएगा 1450, और उसको आपको ऐड करना है किसके साथ? 400 के साथ। तो आपको आंसर मिलेगा 1850। चलिए तो इनका मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इट इज़ ₹27,750। तो टोटल पेनल्टी उसे कितनी पे करनी पड़ेगी? ₹27,750। इतनी पेनल्टी वो कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा अगर ये ने वर्क 30 डेज तक डिले किया होगा तो। आ जाएगा आइडिया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ ₹700 टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the values of each of the prizes। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि मेरे पास टोटल ₹700 है, उसे मुझे 7 क्रैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर
कुछ इस तरीके से कि ताकि मैं 7 स्टूडेंट्स को प्राइस दे सकूं। पर दिक्कत क्या है कि हर एक प्राइस को मुझे 20 रुपीज़ लेस देन देना होगा। अगर मैंने पहला प्राइस अगर 400 रुपीज़ रखा है तो यहाँ पे अब मेरी दिक्कत है कि हर एक प्राइस को मुझे 20 रुपीज़ डिक्रीज करके देना है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो सपोज मैं अज्यूम करता हूँ मुझे सबसे पहले चाहिए कि मेरी फर्स्ट प्राइस क्या है। अगर फर्स्ट प्राइस होगी तो बाकी प्राइसेस को मुझे पता है कि 20 रुपीज़ करके डिक्रीज करके देना है। जैसे कि मैंने अज्यूम किया कि फर्स्ट प्राइस 400 है, तो नेक्स्ट प्राइस 400 380 हो जाएगी, उसके बाद 360, मतलब 20 रुपीज़ लेस करके मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आंसर। तो पर मुझे सबसे पहले कौन सी चाहिए, फर्स्ट प्राइस। तो मैं उसी को अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट द फर्स्ट प्राइस बी ₹X। चलिए अब मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मुझे पता है अगर मेरी पहली प्राइस x है तो दूसरी प्राइस क्या होगी, 20 रुपीज़ लेस देन, मतलब x माइनस 20। चलिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये आपकी a1 हो जाएगी और ये आपके लिए क्या हो जाएगा a2। तो देयरफॉर आप फाइंड कर लीजिए डायरेक्टली a2 माइनस a1 कर दीजिए। ये आपको रफली बताना है ताकि आपको पता चल जाए। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स आप कट कर सकते हो, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -20। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया, देखिए अब डायरेक्टली कैसे फाइंड करना है आपको। तो आपको क्या बोला गया, देखिए 20 लेस मतलब -20। अगर 20 मोर बोला जाता तो आप क्या लिखते, +20। तो इस तरीके से डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। अगर लेस कर रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, अगर हाईएस्ट हो रहा है, अगर ग्रेटर हो रहा है तो उसे आप प्लस करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू -20। d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, -20 हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, n के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपके पास है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, वो देखिए। तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, टोटल प्राइजेस आर 7, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7। 7 प्राइजेस देना है मुझे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। और टोटल कितने प्राइजेस का अमाउंट कितना गिवन है, 700। सो टोटल अमाउंट, टोटल ऑफ ऑल प्राइजेस इज 700, सो इट इज सम ऑफ n टर्म्स विच इज इक्वल्स टू 700। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई है। फर्स्ट टर्म है आपके पास ए एक्स, दूसरी डी, फिर एन और एस एन। तो वैल्यू में पुट कर देंगे, देयरफॉर एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो इट विल बिकम 700 इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20। चलिए कैंसिलेशन करेंगे सबसे पहले। तो ये 700 होता है, तो ये 100 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा -120। सो देयरफॉर मेरा लास्ट नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, इट इज 200 इक्वल्स टू 2x माइनस 120। चलिए -120 को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 320 और 320 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 160। सो देयरफॉर यू कैन से x इज इक्वल्स टू 160। मतलब मेरी फर्स्ट प्राइस क्या हो गई, ₹160। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, उससे 20 रुपीज़ प्रीसीडिंग से लेस होनी चाहिए। सो दैट्स मीन द प्राइजेस आर, द वैल्यूज ऑफ प्राइजेस आर, फर्स्ट 160, फिर 20 रुपीज़ लेस मतलब 140, देन 120, देन 100, देन 80, देन 60 एंड देन 40। तो इस तरीके से आप पूरी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो कि प्राइसेस अमाउंट कितना हो जाएगा, 160, 140, 120, 80, 100, 80, 60 एंड 40। तो 7 प्राइजेस हो गए, हर एक की वैल्यू प्रीवियस प्राइस से 20 रुपीज़ प्रीसीडिंग में कम है। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाओगे। आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। इन अ school, students thought that of planting trees in around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Light example, a section of class 1 will plant 1 tree,
section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि कुछ स्कूल के स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि हम ट्री प्लांटेशन करेंगे। अब प्लांटेशन का भी एक पैटर्न उन्होंने डिसाइड किया। अगर स्टूडेंट क्लास 1 में है तो सिर्फ वो 1 ट्री प्लांट करेंगे, अगर क्लास 2 में है तो वो 2 ट्री प्लांट करेंगे, अगर क्लास 12 में है तो 12 ट्री प्लांट करेंगे। ये क्लास 1 का है, पर अब हर एक सेक्शन क्लास 12 का 2 ट्री, ऐसे कितने सेक्शन गिवन है मुझे? 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब 3 सेक्शंस गिवन है हर एक क्लास के लिए। तो अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना होगा कि कितने ट्रीज हैं जो ये स्टूडेंट्स प्लांट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल ट्रीज एक सेक्शन कितना प्लांट करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं क्लास 1 की, क्लास 1 का एक सेक्शन अगर एक ट्री प्लांट कर रहा है तो ऐसे कितने सेक्शन है? 3, तो मतलब वो कितने प्लांट करेंगे? 3 ट्री प्लांट करेंगे ना। सो दैट्स व्हाई वी कैन से that the total trees by class 1 equals to number of trees into number of sections. अब टोटल कितने थे? मैंने बताया कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लान करेंगे क्लास 1 1, और ऐसे कितने सेक्शंस हैं उसके? 3 सेक्शंस, सो दैट विल बी इट इज 1 into 3 which will become 3. सिमिलरली हर एक में ऐसा ही होगा कि क्लास 2 के लिए नंबर ऑफ ट्रीज इंटू नंबर ऑफ सेक्शंस। सो देयरफॉर सिमिलरली आप लिख सकते हैं दैट टोटल ट्रीज बाय क्लास 2 विल बी 2 into 3 which is equals to 6. नंबर ऑफ ट्रीज 2 होंगे और टोटल कितने सेक्शन है? 3. सिमिलरली बाय क्लास 3 टोटल ट्रीज बाय क्लास 3 which is 3 into 3 which is again 9. चलो नेक्स्ट सो ऑन, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा टोटल ट्रीज बाय क्लास 12 इज इक्वल्स टू 12 into 3 which is equals to 36. तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आ जाएगा आइडिया आपको क्या करना है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा मेरा कि देयरफॉर द टोटल ट्रीज इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3 + 6 + 9 अप टू 36। अब तो क्या मिलेगा? 36 मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आपको याद करना होगा कि अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन में तो आपको याद रखना होगा कि आप कैलकुलेशन जब करेंगे मुझे इस एपी का क्या करना है? सम। चलो ए क्या होगी तो पता है a = 3 होगा, d = 3 होगा, 6 - 3, n = 12 है और लास्ट टर्म आपके पास क्या है? 36। तो मतलब आप SN के दोनों फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? SN = n/2 into bracket a + l which is equals to क्या हो जाएगा? which is equals to S12 = 12/2 into 3 + 36। चलो वो क्या हो जाएगा? 12 और 2 कैंसिल होकर 6, 36 + 3 हो जाएगा 39। सो इट विल बिकम 234। तो मतलब टोटल 234 प्लांट्स हैं, ट्रीज होंगे जो स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे। तो आ जाएगा आइडिया आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 which is a spiral made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B and starting with the center at A of the radius 0.5 1.52 centimeter as shown in a figure 5.4. What is the total length of the such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equals to 22/2. चलो डायग्राम कैसे गिवन है देखिए, डायग्राम बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक हिंट गिवन है कि लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स इज, आप ले लीजिए L1 L2 L3 L4 विद सेंटर्स A B A B A B रिस्पेक्टिवली। चलिए डायग्राम कैसे होगा वो समझ लीजिए। इस तरीके से एक स्पाइरल गिवन है आपको। चलिए आपको क्या बोला गया सबसे पहले कि जो पहला रेडियस होगा सेंटर ए के लिए, मतलब आप यहाँ पे सेंटर अज्यूम करेंगे ए, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 0.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली फिर आप बी को कंसिडर करेंगे नेक्स्ट रेडियस की ओर, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको गिवन है, वो आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। फिर सिमिलरली वापस आप ए को अज्यूम करेंगे तो ये 0.5 था, ये 1 था, मतलब ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.5।
तो मतलब L1 क्या होगा, एक ऐसा सेमी सर्कल जिसका सेंटर A होगा और रेडियस 0.5 हो जाएगा। सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा, ऐसा एक सेमी सर्कल जिसका रेडियस सेंटर होगा B और रेडियस होगा 1। सिमिलरली L3 एक ऐसा सेमी सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा A और रेडियस कितना होगा 1.5। ऐसे ही मुझे बढ़ते 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 टोटल कितने सर्कल्स देने हैं, ऐसे 13 सर्कल, और उसकी लेंथ फाइंड करनी है। चलो, सर्कल की लेंथ, सेमी सर्कल की लेंथ मतलब ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कितना होगा, अगर आपको पता है कि पूरे सर्कल के लिए से पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो उसका हाफ करना होगा। मतलब हर एक सेमी सर्कल के लिए, मतलब लेंथ ऑफ एल के लिए आप हमेशा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ओनली πr, 2πr नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप एल के लिए जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें फॉर्मूला क्या होगा, πr। अब L1 लेंगे तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस, मतलब आप L1 लेंगे तो R1 लेना पड़ेगा, इसे आप R2 कह दो, इसे R3 कह दो, इसे R4 कह दो। तो इस तरीके से आप अलग अलग केसेस में ऐसे देख सकते हैं। सो देयरफॉर अब अगर मुझे सपोज पहला केस देखना है L1 के लिए, तो L1 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, πr1। सिमिलरली अगर मुझे L2 फाइंड करना है तो L2 आप ले सकते हैं πr2, सेकेंड रेडियस वाला। सिमिलरली अगर आपको L3 फाइंड करना है तो आप क्या लेंगे, πr3। तो इस तरीके से आपको सबकी लेंथ मिलती जाएगी। L4 लेना है तो L4 आपका क्या होगा, πr4। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले केस लेंगे कि द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर A एंड रेडियस 0.5 इज L1 ले लेता हूं। मतलब L1 की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था पाई इंटू R1, R1 क्या है 0.5। सो देयरफॉर L1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0.5 इंटू पाई। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर B, मैंने कहा था बदलते रहना है, एंड रेडियस क्या होगा 1.0, उससे मैं क्या कहा वो था L2 कहा था। सो ये L2 हो जाएगा। सो अगेन L2 क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू 1.0 इंटू पाई। सिमिलरली L3 क्या होगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर A एंड द रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर, उसे हमने L3 कहा था। सो L3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, सबका सम, टोटल लेंथ वन पे, मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3। So therefore the required AP is equals to 0.5 pi, 1 pi, 1.0 pi and 1.5 pi। चलिए A क्या होगा, फर्स्ट टर्म 0.5, 1.0 माइनस 0.5 मतलब वो होगा आपका D, और टोटल लेते हैं कितने स्पाइरल लेने हैं आपको, 13 स्पाइरल्स, तो ये हो जाएगा 13। चलिए अब फॉर्मूला क्या है, SN का फॉर्मूला लगाना है सीधा। सो फॉर्मूला इज S13 इक्वल्स टू 13/2, 2A मतलब पाई हो जाएगा वो, इंटू 13 माइनस 1 इंटू 0.5। ये पाई कैसे हुआ, 0.5 इंटू 2 करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 पाई हो जाएगा। सो देयरफॉर ये होगा पाई। चलो 13 माइनस 1 कितना होगा 12, 12 इंटू 0.5 करेंगे आप तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इट इज 6। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा पाई मतलब 7 पाई हो जाएगा ये आपके लिए। सो देयरफॉर इट विल बिकम 13/2 इंटू 7 पाई। अब मुझे पाई की वैल्यू लेने बोला गया है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, तो पाई की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो आपको मिलेगा 13/2 इंटू 22/7 इंटू 22/7। चलो 7 7 कैंसिल कर दो, और 2 और 22 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 11, और 13 11 जा हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। मतलब इस टोटल 13 स्पाइरल से जो मैं लेंथ बनाऊंगा वो होगी 143 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See the figure 5.5. Now, in how many rows are 200 log placed, and how many logs in the top row? चलिए यहाँ पे बोला गया मेरे पास 200 वुडन लॉग्स हैं जिसे मुझे स्टैक करना है डायग्राम के मैनर में। सबसे पहले बॉटम में 20 लॉग्स आने चाहिए, उसके ऊपर मैं 19 लॉग्स पुट करूंगा, उसके ऊपर मैं 18, सो ऑन पुट करते जाऊंगा। अब मेरे पास जो लिमिटेशन है कि मेरे पास 200 लॉग्स ही हैं जो मुझे प्लेस करने हैं यहाँ पे, तो वो 200 लॉग्स को मैं कैसे प्लेस करूंगा, तो डायग्राम देखिए आपको पता चलेगा। इस तरीके से देखिए मुझे लॉग्स गिवन है,
तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, ये लॉग, जब सपोज के ये पूरी रो की बात करता हूँ, ये वाली रो की, तो इसमें मुझे 20 गिवन है। फिर ये वाली रो की बात करता हूँ तो इसमें मुझे इस वाले रो में 19 लॉग्स गिवन है। सिमिलरली अगर ये वाले रो की बात करता हूँ तो इसमें 18 लॉग्स गिवन है। इसी तरीके से मुझे रो ऊपर अरेंज करते 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 जाना है। तो सबसे टॉप में मतलब ऐसे कितनी रोज बन सकती है पहले तो वो मुझे फाइंड करनी होगी, और टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे वो मुझे फाइंड आउट करके देने हैं। चलिए तो अब देखेंगे इसे कैसे करना है, आपको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या डेटा गिवन है कि देयरफॉर 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, फिर नेक्स्ट क्या गिवन है 19 इन द नेक्स्ट रो, अगेन 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। सो देयरफॉर यहाँ पे एपी कैसे बनेगी आपकी वो देखिए। सो देयरफॉर द टोटल लॉग्स कितने आपके पास 200, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एन एस एन हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगी ये। चलिए एपी क्या बनेगी, सो एपी इज 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो मतलब ए क्या होगा 20, डी होगा 19 माइनस 20, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 20, डी इज इक्वल टू 19 माइनस 20 एंड एस एन इज इक्वल टू 200। चलिए अब क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला आपके पास है वो आप पुट कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है कि लॉग्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला इट इज एस एन विच इज एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए पुट करेंगे, सो इट इज, अब देखिए इसमें कैसे पुट करना है कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आएगा n बाई 2, 20 इंटू 2 मतलब 40 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 200। चलिए अब फॉर्मूला पुट कर दिया है, आंसर देखेंगे क्या आएगा इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले आप 2 को इधर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा 400, या फिर आप n बाई 2 को इधर रखेंगे तो भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका ब्रैकेट का, तो माइनस 1 इंटू एन क्या होगा माइनस एन, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा प्लस 1। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं इट इज n बाई 2 41 माइनस एन इक्वल टू 200। अब 2 को उधर शिफ्ट करिए और n को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 41n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 400। और सारी टर्म्स को आप एक तरफ ले जाइए, मतलब ये पूरी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा इक्वेशन इट इज एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। चलिए 400 के ऐसे फैक्टर जिसका आंसर 41 आना चाहिए, 400 के ऐसे फैक्टर्स के जिसका आंसर क्या आना चाहिए 41, वो आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, मैंने कहा था 400 के फैक्टर्स पहले आप ऐसे स्टार्ट करिए जिसमें डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। तो इसे आप 20 इंटू 20 लिख सकते हैं सबसे पहले। तो अब 20 को मैं दो फैक्टर में डिवाइड करता हूँ, 5 इंटू 4, और इसे में मैं क्या करता हूँ 5 इंटू 4 में डिवाइड करता हूँ। अब 5 5 ज़ा क्या होगा 25, 4 4 ज़ा क्या होगा 16। सो 25 और प्लस 16 करिए आप, कितना हो जाएगा देखिए आपके लिए 41 हो जाएगा, मतलब आपके पास आंसर आ गया है 25 एंड 16। सो आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा फैक्टर n माइनस 25 इंटू एन माइनस 16 इक्वल टू 0। देयरफॉर n की दो वैल्यू मिलेगी 25 एंड 16। अब ऐसा है कि n की दो आंसर्स तो आ नहीं सकते यहाँ पे, कि आप लॉग्स को एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दो नंबर्स के लिए ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें दो n का आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, nth टर्म में आप पुट करिए n की वैल्यू को, मतलब मैं लास्ट लॉग में कितनी वैल्यूज हैं वो फाइंड करूंगा। अगर लॉग्स, तो देखते हैं क्या करते हैं सबसे पहले। तो मैंने n इक्वल टू 25 पुट कर दिया, मेरे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो n इक्वल टू 25, ए इक्वल टू आपको पता है 20 है, और डी इक्वल टू क्या है -1, पुट करिए इसमें। So therefore you will get a25 equals to 20 plus 24 into -1 which is 20 minus 24 minus 4 which is less than 0। अब मुझे पता है कि लॉग्स, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि -4 लॉग्स रखें टॉप रो बॉटम में, क्योंकि ये क्या होगी लास्ट रो आपकी टॉप रो होगी। टॉप रो में जो भी नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए पॉजिटिव, ये क्या आ गया नेगेटिव, मतलब कि n इक्वल टू 25 पॉसिबल नहीं होगा। सो देयरफॉर n इक्वल टू 25 नॉट पॉसिबल। तो अब हम क्या चेक करेंगे n इक्वल टू 16 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए देखिए, सो देयरफॉर a16 इक्वल टू 20 प्लस 16 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 5, 16 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू -1 माइनस 15, सो इट इज 5। तो अब आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 16, और टोटल लॉग्स कितने होंगे, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ गया तो 5। सो देयरफॉर यू कैन से the total logs, there are 5 logs in the top row
and there are 16 rows are there and total 60 rows are there. तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब बोला गया है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and their other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See the figure. चलिए डायग्राम कैसे बोला गया है मुझे, एक पोटैटो रेस है, बकेट प्लेस किया है पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर, बाद में हर एक पोटैटो के बीच में डिस्टेंस क्या गिवन है 3 मीटर और एक स्ट्रेट लाइन में गिवन है। तो इसका डायग्राम कुछ आपको ऐसे मिलेगा। देखिए ये बकेट रखी है, पहला पोटैटो जहाँ यहाँ पे रखा है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, फिर हर एक पोटैटो यहाँ पे जो रखा है 10 पोटैटो तक का, हर एक के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है 3 मीटर्स और टोटल 10 पोटैटोज यहाँ पे रखे हैं, ये 10th पोटैटो है यहाँ पे। तो अब मुझे बोला गया है क्वेश्चन में क्या करना है, अब रेस कैसे करनी है वो भी देखो कंपटीशन में। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो and runs back with it and drops it in the bucket, runs back to the pick up the next potato and runs to the bucket to the drop it again, and so she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. Now what is the total distance covered by competitor has to run? अब कैसे रेस करनी है वो समझो। सपोज रेस कैसे करेंगे उसका एक रूल बोला गया उन्होंने, आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले कॉम्पिटिटर क्या करेगा, बकेट से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये वाले पोटैटो पे आऊंगा, वापस रिवर्ट बैक होके यहाँ चला जाऊंगा, ये पहला पेज। सेकेंड वापस से यहाँ से स्टार्ट करूंगा, सेकेंड पोटैटो तक जाऊंगा, वापस रिटर्न आ जाऊंगा इस तरीके से। सिमिलरली वापस आगे जाऊंगा, नेक्स्ट पोटैटो तक जाऊंगा, वापस रिटर्न आके यहाँ पे पोटैटो पुट करूंगा। मतलब जाना है आना है जाना है आना है करके हर एक टाइम यही करना है आपको। 10th पोटैटो तक का भी यही करना है जब तक के सारे पोटैटो यहाँ तक नहीं आ जाते। तो यहाँ पे कौन से टाइप की एपी बनेगी वो दिखना है। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बिकम माई एपी। सो सबसे पहले पोटैटो 1 के लिए कितना डिस्टेंस कवर करूंगा मैं, सो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो इट इज इक्वल टू 5 + 5। क्यों, पहले 5 मीटर्स में आगे जाऊंगा फिर 5 मीटर रिवर्स आऊंगा, सो इट इज 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर करूंगा वो देखिए पहले तो। सो नेक्स्ट डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस कवर टू पिक अप द सेकेंड पोटैटो। चलो सेकेंड पोटैटो के लिए पहले 5 मीटर ये प्लस 3 मीटर ये, मतलब 5 + 3 कितना हो गया 8 मीटर्स यहाँ पे। फिर वापस रिटर्न जाऊंगा, वापस सेम इतना डिस्टेंस कवर करूंगा ना, सो 8 मीटर्स यहाँ पे जाऊंगा तो 8 मीटर्स आना और 8 मीटर जाना, मतलब 5 + 3 सिंगल टाइम और वापस रिटर्न में 3 + 5 हो जाएगा। सो देयरफॉर इट कैन बी रिटर्न एज 5 3 + 5 विच इज इक्वल टू 16, 5 + 3 + 3 + 5 विच विल बिकम 16। चलिए उसके आगे कैसे होगा, नेक्स्ट केस के लिए क्या होगा देखिए, 5 + 3 और बाद में वापस +3, मतलब 5 + 6 मतलब 11 हो जाएगा और वापस 11 मीटर क्या जाऊंगा रिवर्स जाऊंगा। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द थर्ड पोटैटो, इट इज क्या होगा 5 + 3 + 3 अगेन +3 + 3 5, या फिर 2 टाइम्स ऑफ 5 + 3 + 3 विच इज विल बिकम 22। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब टोटल कितने पोटैटोज हैं मेरे पास, 10 पोटैटोज। तो मुझे 10 पोटैटोज में कितना डिस्टेंस कवर करना है वो मुझे यहाँ पे ढूंढ के देना है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा देखिए, सो इट इज इक्वल्स टू, लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मुझे गिवन है AP फॉर्म्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप ईच पोटैटो इज 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर अप टू where A is equals to 10, D is equals to 6 and total N equals to भी क्या होगा 10 हो जाएगा। चलिए तो अब आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। सो देयरफॉर Sn is equals to n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, सो इट इज
S10 इक्वल्स टू 10/2, 20 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6। चलिए आप चाहेंगे तो इसे आप 5 कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये होगा 20 प्लस 20 और ये 6 है, ये 9 6 का कितना हो जाएगा 54, और ये 20 एज इट इज है तो 74 हो जाएगा। देयरफॉर मेरा आंसर होगा इट इज 5 इंटू 74, और इसके मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा इट इज 370 मीटर्स। तो मतलब ये 10 पोटेटोज पिकअप करने में मुझे कितने मीटर्स कवर करने पड़ेंगे, 370 मीटर्स कवर करने होंगे। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो ये था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।